अगर हम एक दृश्य की कल्पना करें, मतलब मिस्र के पिरामिडों की वो अंधेरी और रहस्यमयी कब्रें। हाँ, वो बहुत ही ऐतिहासिक खोज थी। बिल्कुल। वहाँ पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान ना एक सीलबंद बर्तन मिलता है और वो बहुत ही सावधानी से उसे खोलते हैं और अंदर जो मिलता है वो विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसमें था 7,000 साल पुराना शहद। और इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो शहद केवल एक अवशेष नहीं था। हाँ, मतलब वो खराब नहीं हुआ था ना। एग्जैक्टली वो पूरी तरीके से शुद्ध था, एकदम सुरक्षित और आज भी खाने लायक। 7,000 साल गुजर जाने के बाद भी उस शहद ने अपना रूप और गुण नहीं खोया था। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जो चीज़ पाषाण युग के आसपास बनी थी वो आज भी खराब नहीं हुई। जब इस विषय पर रिसर्च पढ़ना शुरू किया तो ये बात बहुत गहराई से समझ आई कि इंसान और जानवरों का जो रिश्ता है वो कितना पुराना और जटिल है। सही कहा। और अक्सर हमारी सोच बहुत सीमित होती है इस मामले में। हाँ, हम अक्सर एक बहुत ही सामान्य नजरिया रखते हैं कि इंसान जानवरों या कीड़े मकोड़ों का उपयोग सिर्फ भोजन के लिए करता है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और आज की इस आधुनिक दुनिया के पैटर्न को देखें तो बात इससे कहीं आगे की है। इंसान ने इन जीवों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी इकोनॉमी खड़ी कर दी है। बिल्कुल, और यही आज की इस विस्तृत चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। हम अक्सर इन चीजों को ना सिर्फ बायोलॉजी या जीव विज्ञान की किताबों तक सीमित कर देते हैं। सही बात है। लेकिन अगर इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये किसी भी देश के स्थानीय रोजगार, जो कुटीर उद्योग होते हैं, और आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा आधार है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि एक जीव कैसे जिंदा रहता है, बल्कि इस बारे में है कि वो जीव हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे जीवित रखता है। ये जीव से करते हैं, मतलब मधुमक्खी। अगर हम इसके आर्थिक महत्व को देखें तो कृषि विज्ञान के आंकड़े बताते हैं कि मधुमक्खी पालन, जिसे एपीकल्चर कहा जाता है, वो किसानों के लिए एक दोहरा लाभ का सौदा है। हाँ, शहद तो एक उत्पाद है ही, लेकिन इसका जो मुख्य काम है वो खेती को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। और वो दोहरा लाभ काम कैसे करता है? देखिए, उसे वैज्ञानिक भाषा में समझना बहुत जरूरी है। जब एक किसान अपने खेत के पास मधुमक्खी पालन करता है तो सबसे बड़ा फायदा होता है परागण, यानी पॉलिनेशन का। अच्छा, परागण। हाँ, अब परागण क्या है? पौधे अपने प्रजनन के लिए पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने पर निर्भर होते हैं। मधुमक्खियां जब मकरंद या नेक्टर की तलाश में फूलों पर बैठती हैं तो उनके पैरों और शरीर पर ये परागकण चिपक जाते हैं। और जैसी वो दूसरे फूल पर जाती हैं वो कण वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। एकदम सही। मतलब ये एक तरह से प्रकृति की एक फ्री कुरियर सर्विस है। Exactly. बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और इस फ्री सर्विस का ना सीधा असर किसान की फसल पर पड़ता है। परागण की क्रिया इतनी तेज और प्रभावशाली हो जाती है कि फसल का उत्पादन अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये सिर्फ शहद बेचने तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि राजस्थान जैसे राज्यों में कृषि विभाग इसे बहुत आक्रामक तरीके से बढ़ावा दे रहा है और बाकायदा किसानों को ट्रेनिंग से लेकर उपकरण तक सब मुहैया करा रहा है। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है जी, वो ये कि क्या किसी भी जंगली मधुमक्खी को बक्से में पाना जा सकता है? क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ तो कई प्रजातियां पाई जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहीं पर तो विज्ञान और व्यवसाय का तालमेल काम आता है। मुख्य रूप से 4 प्रजातियां होती हैं: एपिस फ्लोरी, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। अच्छा, 4 प्रकार के? हाँ, लेकिन अगर कमर्शियल स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एपिस मेलिफेरा को पाला जाता है। मैं सोच रही थी मेलिफेरा ही क्यों? क्या इसका संबंध उनके छत्ते के साइज से है या उनके स्वभाव से? दोनों ही बातें हैं असल में। इसका कारण बहुत ही व्यावहारिक है। एपिस मेलिफेरा के छत्ते ना बहुत बड़े होते हैं और इनमें मक्खियों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। और जितने बड़े छत्ते उतनी ज्यादा मक्खियां और नतीजा बहुत सारा शहद। बिल्कुल। इसके विपरीत अगर एपिस डॉर्सेटा को देखें, जिसे हम आमतौर पर भंवर या रॉक बी कहते हैं, तो वो बहुत आक्रामक होती है। हाँ, इसके बारे में जो जानकारी सामने आई थी वो काफी डराने वाली थी। अगर एपिस डॉर्सेटा मक्खियां एक साथ किसी इंसान पर हमला कर दें और कई जगह डंक मार दें तो उस इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। सही कहा। इसीलिए उन्हें कृत्रिम बॉक्सों में नहीं पाला जा सकता। व्यवसाय के लिए एक ऐसी प्रजाति चाहिए होती है जो शांत हो और जिसका उत्पादन भी अधिक हो। अगर हम छत्ते के अंदर की दुनिया पर गौर करें तो इसकी संरचना किसी बहुत ही स्ट्रिक्ट और व्यवस्थित कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह लगती है।
एक छत्ते में 3 तरह की मक्खियां होती हैं, श्रमिक यानी वर्कर्स, नर मक्खियां या ड्रोन्स और एक रानी मक्खी। हाँ, रानी मक्खी एकदम किसी सख्त सीईओ की तरह काम करती है। ये एनोलॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। और उस सीईओ के काम करने का तरीका भी ना बहुत अनोखा है। वो कोई मौखिक आदेश नहीं देती, बल्कि एक केमिकल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल, बायोलॉजिकली वो एक विशेष गंधयुक्त पदार्थ या फेरोमोन छोड़ती है। उसी गंध के प्रभाव में सारे श्रमिक काम करते हैं। वो गंध पूरे छत्ते को एक सूत्र में बांध कर रखती है। ये तो कमाल का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। लेकिन जो नर मक्खियों की कहानी है वो तो बायोलॉजिकली और भी ज्यादा नाटकीय है। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। रानी मक्खी जीवन में केवल एक बार मैथुनी उड़ान या जिसे न्यूप्शल फ्लाइट कहते हैं वो भरती है। और नर मक्खियां उसे जीवन भर के लिए शुक्राणु प्रदान कर देते हैं और उसके बाद उनका काम खत्म। एकदम, या तो वो खुद मर जाते हैं या उन्हें छत्ते से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि वो भूखे मर जाए। सुनने में तो ये बहुत क्रूर लगता है। क्रूर तो है, लेकिन अगर हम इसे बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक नजरिए से देखें ना, तो प्रकृति अपने संसाधनों को बहुत सावधानी से बचाती है। सर्दियों में या जब भोजन कम होता है तो छत्ते में किसी ऐसे सदस्य के लिए जगह नहीं होती जो कोई काम ना कर रहा हो। अच्छा, मतलब क्योंकि नर मक्खियां शहद नहीं बनाती तो वो सिर्फ प्रजनन के लिए होती हैं। एग्जैक्टली, इसलिए काम खत्म होने के बाद उन्हें हटा दिया जाता है। ये प्रकृति का अपना कॉस्ट कटिंग मैकेनिज्म है। ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता। प्रकृति का कॉस्ट कटिंग बहुत ही दिलचस्प। और इसी एफिशिएंसी का एक और रूप हमें शहद के अलावा उनके दूसरे बाय प्रोडक्ट में दिखता है, मधुमोम यानी बी वैक्स। मोम का आर्थिक दृष्टिकोण से जो महत्व है वो शहद से किसी भी मायने में कम नहीं है। असल में कई बार मोम का औद्योगिक महत्व ना शहद से भी ज्यादा होता है। अच्छा, जैसे किन चीजों में? देखिए, मूर्तिकला, महंगे कॉस्मेटिक क्रीम्स, फर्श और बूट पॉलिश, और यहाँ तक कि कई औषधियों में इसका भारी मात्रा में उपयोग होता है। ये मोम ग्रामीण स्तर पर कई छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को खड़ा करता है। तो एक तरफ मधुमक्खियां हैं जो आजाद हैं, उड़ती हैं और अपना खाना खुद ढूंढती हैं, लेकिन अगर इतिहास की तरफ देखें तो एक ऐसा जीव भी है जिसे इंसान ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया, एक बंदी की तरह। आप रेशम कीट की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मेरा मतलब है रेशम कीट और रेशम कीट पालन यानी सेरिकल्चर। हाँ, रेशम का इतिहास तो किसी इंटरनेशनल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एकदम। 555 ईस्वी की एक घटना बहुत मशहूर है। चीन ने रेशम बनाने की इस रहस्यमयी कला को ना सैकड़ों सालों तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। उनका रेशम व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार या मोनोपोली थी उस समय। हाँ, फिर 2 जासूस साधु का वेश बनाकर चीन गए और वहां से छुपकर रेशम कीट के अंडे चुरा लाए। अगर इसे इतिहास का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज या औद्योगिक जासूसी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और उस एक चोरी ने वैश्विक व्यापार की दिशा ही बदल दी। सिल्क रूट या रेशम मार्ग जैसी चीजें वजूद में आईं। आज जिस रेशम कीट का सबसे ज्यादा कमर्शियल पालन होता है उसका वैज्ञानिक नाम है बॉम्बेक्स मोराए। बॉम्बेक्स मोराए। और ये पूरी तरह से शहतूत की पत्तियों पर निर्भर होता है ना? बिल्कुल, इसे जंदरों में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि एक बहुत ही नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है। इसका जो बायोलॉजिकल जीवन चक्र है वो सच में हैरान करता है। मादा कीट एक बार में 400 से 500 अंडे देती है, फिर उसमें से लार्वा निकलता है जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं, और वो शहतूत की पत्तियां खा खा के बड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक वैज्ञानिक टर्म का जिक्र बार बार आता है इस पूरी प्रक्रिया में, 5वें इंस्टार का लार्वा। ये इंस्टार असल में क्या होता है? इससे बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे जैसे कीड़ा पत्तियां खाकर बड़ा होता है ना, उसकी बाहरी त्वचा उसके लिए छोटी पड़ने लगती है, तो वो अपनी पुरानी त्वचा उतार कर नई त्वचा लाता है। इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। मतलब जैसे बच्चे बड़े होने पे पुराने कपड़े छोड़कर नए साइज के कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल वही बात है। और 2 मोल्टिंग के बीच की जो अवस्था होती है उसे इंस्टा कहा जाता है। तो जब ये कीड़ा अपनी त्वचा 4 बार बदल चुका होता है, तब वो अपनी 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यानी 5वें इंस्टार में पहुंचता है। अच्छा, और ये अवस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी अवस्था में इसके शरीर के अंदर रेशम ग्रंथि या सिल्क ग्लैंड पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं। और यहीं से शुरू होता है प्रकृति का वो जादुई इंजीनियरिंग प्रोसेस, वो
वो ग्रंथि से एक तरल पदार्थ निकालता है और जैसे ही वो तरल हवा के संपर्क में आता है वो एक केमिकल रिएक्शन के कारण सूखकर तुरंत एक मजबूत धागा बन जाता है। हाँ, और आपको पता है, एक छोटे से पोए या ककून के अंदर 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा होता है। बाप रे, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा एक छोटे से कीड़े के अंदर। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लार्वा उस धागे को अपने शरीर के चारों ओर लपेटता जाता है और एक मजबूत सुरक्षा कवच बना लेता है जिसे हम कोया कहते हैं। और भारत के संदर्भ में इसका कोई खास फायदा है क्या? बहुत बड़ा आर्थिक फायदा है। ठंडे देशों में साल भर में कीट की सिर्फ एक ही पीढ़ी तैयार हो पाती है, जबकि भारत के अनुकूल और गर्म मौसम के कारण यहाँ एक साल में 2 से 7 पीढ़ियां तैयार हो जाती हैं। अरे वाह, तो इसका सीधा असर प्रोडक्शन की मात्रा और मुनाफे पर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। लेकिन इस धागे को निकालने की जो रीलिंग विधि है उसके पीछे का लॉजिक काफी कड़ा है। अगर इंतजार किया जाए कि वो वयस्क कीट बनकर कोए को काटकर बाहर निकले तो वो पूरा किलोमीटर लंबा धागा टुकड़ों में कट जाएगा और वो धागा व्यावसायिक रूप से किसी काम का नहीं रहेगा। तो फिर क्या किया जाता है? इसीलिए वयस्क के बाहर आने से पहले ही 8-10 दिन के कोए को गर्म पानी में डाल दिया जाता है। इससे अंदर का जीव मर जाता है और गर्म पानी की वजह से धागा भी आसानी से अलग हो जाता है। लेकिन अगर इसे एक उद्योग के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित और विस्तृत कुटीर उद्योग है। सही कहा। शहतूत के बागान लगाने से लेकर कीड़े पालने, पत्तियों को तोड़ने और फिर धागा निकालकर उसकी बुनाई करने तक ये पूरी की पूरी चेन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब ये लाखों लोगों के रोजगार का साधन है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सेरिकल्चर सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक पूरी सप्लाई चेन है जो कई पीढ़ियों से परिवारों का पेट पालती आ रही है। तो हवा में उड़ने वाली मधुमक्खियों और शहतूत के पत्तों पर पलने वाले रेशम के कीड़ों से रोजगार बुनने के बाद अब एक ऐसे क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं जहां उत्पादन जमीन पर नहीं पानी के अंदर होता है, मत्स्य पालन यानी फिशरी। हाँ, फिशरी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। सामान्य तौर पर यही धारणा होती है कि मछली पकड़ना मतलब समंदर या नदी में गए और जाल फेंक दिया, लेकिन असल में जो व्यावसायिक मछली पालन है वो कृषि और पशुपालन का एक बहुत ही वैज्ञानिक और मिला-जुला रूप है। बिल्कुल। देखिए, पारंपरिक रूप से प्राकृतिक जल स्रोतों से मछली पकड़ने को हम शिकार कह सकते हैं, लेकिन जब आप व्यावसायिक रूप से मछली पालते हैं तो वो खेती है। खेती। आप सिर्फ मछलियों को एक तालाब में छोड़कर इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। आपको उनके लिए तालाब में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है। मछलियों का प्राकृतिक भोजन जैसे सूक्ष्म जलीय पादप, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, उन्हें तालाब में बाकायदा उगाना पड़ता है। यहाँ पे मैं थोड़ा उस कंसेप्ट को और समझना चाहूंगी। मतलब क्या हम सच में से कृषि कह सकते हैं, पानी के अंदर खेती? अगर खेती की मूल परिभाषा को देखा जाए तो क्या होता है? जमीन तैयार करना, बीज बोना, खाद डालना, सही वातावरण देना और अंत में फसल काटना। कृत्रिम जलाशयों में भी हूबहू यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अच्छा, तो तालाब की मिट्टी को भी तैयार किया जाता है? हाँ, तालाब की मिट्टी को तैयार किया जाता है। पानी का तापमान, प्रकाश और घुली हुई ऑक्सीजन के स्तर को लगातार नियंत्रित किया जाता है। फिर उसमें खाद डालकर मछलियों के प्राकृतिक भोजन को विकसित किया जाता है। सच कहूं तो ये जमीन की खेती से भी ज्यादा जटिल पानी की खेती है। बात तो एकदम तर्कसंगत है। और अगर मीठे पानी की बात करें तो इसमें पाले जाने वाली देशी नस्लें जैसे कतला, रोहू और मृगल काफी प्रमुख हैं। साथ ही कॉमन कार्प जैसी विदेशी मछलियां भी भारत में बहुत सफलतापूर्वक पाली जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इनकी नर्सरी का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही डेलिकेट और संवेदनशील है। पहले नदियों से इनके बीज इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उन छोटे बच्चों को जीरा कहा जाता है। हाँ, और जब वो जीरा आकार में थोड़ा बड़ा हो जाता है, लगभग उंगली के साइज का, तो उसे अंगुलिकाएं या फिंगरलिंग्स कहते हैं। इन फिंगरलिंग्स को ही बड़े और मुख्य तालाबों में शिफ्ट किया जाता है। और इस शिफ्टिंग के दौरान ना एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। रास्ते में उन्हें जीवाणुओं से बचाने के लिए मेथिल ब्लू, कॉपर सल्फेट या फार्मलिन से उपचारित किया जाता है। सही कहा। मछलियों को पानी में ही केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी गंभीर मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक पूरा स्टेराइल और सुरक्षित वातावरण होता है ताकि उसे रास्ते में कोई और इन्फेक्शन न हो जाए। अरे वाह, ये एम्बुलेंस वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि जब मछलियों को उनके मूल स्थान से निकालकर किसी और जगह ले जाया जाता है तो अत्यधिक
तनाव में आ जाती हैं, स्ट्रेस में। जैसे इंसानों में होता है, तनाव के कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। एग्जैक्टली। इस कमजोर स्थिति में उन पर बैक्टीरिया आसानी से हमला कर सकते हैं। इसलिए ये रासायनिक उपचार उस एम्बुलेंस के स्टेराइल वातावरण की तरह काम करता है जो उन्हें नए तालाब तक सुरक्षित पहुंचाता है। और एक बार जब फसल तैयार हो जाती है तो मछलियों का सिर्फ मांस ही काम नहीं आता, इनके बाय प्रोडक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी है और उनका आर्थिक मूल्य भी बहुत अधिक है। हाँ, जैसे विटामिन युक्त कॉड लिवर तेल, प्रोटीन, मछलियों की त्वचा और यहाँ तक कि उनके शल्क या स्केल्स भी विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं। और इन सब उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ना परिरक्षण या प्रिजर्वेशन बहुत अहम हो जाता है। बहुत अहम। अगर मछली को पानी से निकालने के तुरंत बाद बर्फ में न दबाया जाए तो वो बहुत तेजी से सड़ने लगती है। इसीलिए पूरी फिशिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही मजबूत कोल्ड चेन के भरोसे चलती है। और अगर कोल्ड चेन टूटी तो सारा निवेश कुछ ही घंटों में बर्बाद हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है। तो पानी के अंदर इस वैज्ञानिक खेती को समझने के बाद अब उस उद्योग की तरफ बढ़ते हैं जो शायद आज की दुनिया में प्रोटीन की सबसे बड़ी मांग को पूरा कर रहा है, कुक्कुट पालन या पोल्ट्री। पोल्ट्री वास्तव में आधुनिक अर्थव्यवस्था और प्रोटीन सप्लाई का एक विशाल पावर हाउस है। इस उद्योग में जो सबसे खास बात नजर आती है ना, वो है नस्लों का बहुत ही स्पेसिफिक चुनाव। ये बिल्कुल किसी डिजाइनर खेती की तरह है। अगर किसी को सूखे क्षेत्रों में सिर्फ अंडों का उत्पादन करना है तो व्हाइट लेग हॉर्न सबसे पॉपुलर विदेशी नस्ल मानी जाती है। और अगर फोकस सिर्फ मांस पर है तो कॉर्निश या प्लायमाउथ रॉक को चुना जाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल विदेशी नस्लें ही महत्वपूर्ण हैं, हमारी देशी नस्लें भी बहुत अहमियत रखती हैं, जैसे लाल जंगली मुर्गी, असील या चटगांव। असील का नाम तो इतिहास में भी बहुत आता है। हाँ, असील को इसके लड़ाकू स्वभाव और मजबूत शारीरिक संरचना के लिए जाना जाता है। लेकिन कमर्शियल स्तर पर अक्सर विदेशी नस्लों को तरजीह दी जाती है क्योंकि वो कम समय में ज्यादा उत्पादन देने के लिए जेनेटिकली डिजाइन होती हैं। मुर्गियों का जो आहार होता है वो भी बहुत कैलकुलेटेड होता है। पीली मक्का, जौ और मछली का चूरा तो समझ आता है कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए है, लेकिन उनकी डाइट में चूना युक्त कंकर भी शामिल होते हैं। मैं सोच रही थी, क्या मुर्गियां सच में पत्थर खाती हैं? इसके पीछे बहुत ही सीधा बायोलॉजिकल विज्ञान है। देखिए, मुर्गियों को रोजाना अंडे देने होते हैं और अंडे का बाहरी छलका मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अच्छा, तो कैल्शियम की जरूरत पूरी करने के लिए? बिल्कुल। अगर उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो अंडे टूट जाएंगे या उनका उत्पादन गिर जाएगा। वो चूना युक्त कंकड़ असल में उनके लिए कैल्शियम का डायरेक्ट सप्लीमेंट है। क्या बात है, प्रकृति और पोषण का इतना सटीक तालमेल। लेकिन पोल्ट्री उद्योग में जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका जीरो वेस्ट इकोनॉमी मॉडल। वो कैसे? अक्सर एक अवधारणा होती है कि पोल्ट्री का मतलब सिर्फ अंडे और मांस बेचना है, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि मुर्गियों का मल, जिसे बीट कहा जाता है, वो एक बेहतरीन खाद के रूप में बिकता है। उनके पंखों को प्रोसेस और साफ करके महंगे तकिए और रजाई बनाने के लिए बेचा जाता है। मतलब इस पूरी अर्थव्यवस्था में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे कचरा कहा जा सके। और यही किसी भी सफल कुटीर उद्योग की सबसे बड़ी पहचान होती है। जब हर एक बाय प्रोडक्ट से पैसे बनाए जाते हैं ना, तब जाके वो व्यवसाय आर्थिक रूप से टिकाऊ या सस्टेनेबल बनता है। मुर्गी के बीच में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसे एक हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर बनाता है। लेकिन हर बड़े और सफल उद्योग की तरह यहाँ भी एक बहुत बड़ा जोखिम है। बीमारियां आम, खास तौर पर एक बीमारी का बार बार जिक्र आता है, रानीखेत रोग। हाँ, रानीखेत मुर्गियों में होने वाला एक भयानक वायरस जनित रोग है और ये इस उद्योग के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये वायरस बहुत ही तेजी से फैलता है। ये मुर्गियों के रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है। ये इतनी तेजी से फैलता है कि रातों रात किसी स्थानीय व्यवसाय को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। रातों रात? हाँ, 2-3 दिन के अंदर पक्षी बहुत कमजोर हो जाते हैं और उसमें मृत्यु दर इतनी ज्यादा होती है कि किसान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब एक तरफ तो पूरी एफिशिएंसी से पंख और मल तक बेचा जा रहा है, एक एक पैसे का हिसाब रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी बायोलॉजिकल चूक या एक वायरस पूरी की पूरी सप्लाई चेन को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है। ये तो बहुत ही हाई रिस्क बिजनेस मॉडल हुआ। बिल्कुल। इसीलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल, समय पर टीकाकरण और बहुत ही उच्च स्तर की साफ सफाई पोल्ट्री व्यवसाय का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। बायोसिक्योरिटी कहा जाता है। बायोसिक्योरिटी? हाँ, ये सिर्फ कुछ पक्षियों को पालने तक सीमित नहीं है।
ये 24 घंटे चलने वाला एक कड़ा रिस्क मैनेजमेंट है। तो आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। चाहे वो मधुमक्खी का वो छोटा सा छत्ता हो जिसके अंदर एक पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चल रहा है, रेशम के कीड़े का वो छोटा सा कोया हो जिसके अंदर किलोमीटर लंबा धागा छिपा है, मछलियों का कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तालाब हो, या फिर मुर्गियों का हाईटेक पोल्ट्री फार्म, ये सभी सिर्फ बायोलॉजिकल सिस्टम्स नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असली पावर हाउस हैं। एकदम। ये किसी भी देश के स्थानीय रोजगार को बढ़ाते हैं, ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योगों को खड़ा करते हैं और किसी भी राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करते हैं। और ये सारे सिस्टम्स आपस में ना एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिके हुए हैं। अगर इस विस्तृत चर्चा के संदर्भ में देखा जाए तो जरा सोचने वाली बात है, क्या हो अगर कल प्रकृति के ये छोटे छोटे जीव अचानक काम करना बंद कर दें? फिर क्या होगा? अगर मधुमक्खियां हड़ताल पर चली जाएं और परागण ना करें तो ना केवल हमारी खाने की थाली खाली हो जाएगी, बल्कि ये पूरी मानव अर्थव्यवस्था जिसे हमने इतने सालों में खड़ा किया है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। अगर कोई भी व्यक्ति अगली बार खूबसूरत रेशमी लिबास पहने या उस 7000 साल पुराने शहद जैसी कोई मिठास चाय में घोले, तो उन छोटे जीवों की उस अथक मेहनत और उससे जुड़े उन हजारों लाखों रोजगारों के बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए, जो खामोशी से हमारे समाज और इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं।